जब पीआरटी से बीएड को अलग कर दिया गया है, फिर ये एग्ज़ाम कैसा? और अगर एग्ज़ाम ले रहे हैं तो क्या हमें ज्वाइनिंग देंगे? क्या हमें नौकरी मिलेगी? जब बिहार सरकार को ये बात पता थी कि ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो हमें क्यों फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया? उसमें टाइम लगा, उसमें हमने इतनी मेहनत की, उसमें समय दिया, पैसे लगाए, उसके बावजूद हमें बाहर निकाल दिया गया है। और अभी भी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है जिससे कि हमें कुछ राहत मिल सके। बिहार में इतनी लेट वैकेंसी आती है, और वैकेंसी दिया भी है, एस्टेट का वैकेंसी दिया तो उसमें अपेयरिंग वालों को शामिल नहीं किया है। ये वाले बीपीएससी वाला जो वैकेंसी आया है टीचर का, उसमें 6 to 8 में हमारी जगह नहीं है। प्राइमरी से हमें निकाल दिया गया है। 9 से 12 तक में एस्टेट मांगा है, वो हमारे पास है नहीं। तो बीएड वाले करे तो करे क्या? इन सारे सवालों के जवाब कौन देंगे? जो सवाल मेरे मन में चल रहे हैं ना फ्रेंड्स, यही सवाल आपके मन में भी चल रहे होंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। तो इसका क्या करें हम? तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ऑलरेडी हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जा चुका है। इस वैकेंसी में हमने इतना ज़्यादा टाइम दिया है ना कि ये हम ही जानते हैं, आप ही जानते हैं। इसे कोई नहीं समझ सकता है। अगर सरकार समझती तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर जाहिर करती, ज़रूर व्यक्त करती कि उनको आगे क्या करना है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हमारा टाइम जा चुका है इस वैकेंसी में। और सही बताऊँ तो मैंने खुद ने भी इस वैकेंसी को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। दिन रात एक करके बस इस सोच में लगे थे कि हाँ, इस बार नौकरी लग जाएगी, इस बार नौकरी लग जाएगी। बट मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। और इस चीज़ को मैंने खुद पे इतना ज़्यादा हावी कर लिया ना कि आज मुझे उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। इतनी ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट हो चुकी हूँ, परेशान हो रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि अब शरीर में कुछ मतलब बचा ही नहीं है, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ रही है। क्योंकि पढ़ाई के दौरान ये होता है ना कि अगर खा लिया आपने, ज़्यादा खाना खाया तो नींद आ जाएगी। ये सब सोच के भी मैंने ना थोड़ा सा डाइट अपना कम कर दिया था। तो इस सब का परिणाम मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है फ्रेंड्स। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी एग्ज़ाम को लेके ना आप इतना ज़्यादा खुद पे हावी मत होने दीजिए। क्योंकि ये अपन ये नहीं कह सकते कि ये बिहार का जो वैकेंसी था ये अपना आखिरी वैकेंसी था, ये अपना आखिरी एग्ज़ाम था। नहीं, और भी वैकेंसी देंगे, उसके लिए ही इंतज़ार करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। और सबसे बड़ी बात कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम सिर्फ टीचर के लिए ही हैं? और भी वैकेंसियां हैं, उनमें हमें अप्लाई करना पड़ेगा, उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्योंकि एक वैकेंसी को लेके हम अगर बैठे रहेंगे, जैसे कि ये टीचर वाला था, टीचर वाले में हमें बाहर निकाल दिया गया, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा परेशानी आ रही है, स्टूडेंट को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। तो एक बार आप सोच के देखिए कि आप चलो एग्ज़ाम करवा रहे हैं सरकार, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं ना कि किस बेस पे वो एग्ज़ाम ले रहे हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि जब इंडिया में टीओडी लागू हुआ था तो कितने सारे स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन उससे क्या हुआ फ्रेंड्स? क्या किसी सरकार ने अपना रूल चेंज कर दिया? नहीं ना। तो यही हुआ है, बिहार में इतने सारे ट्रेनें फूंक दी गई थी रेलवे वैकेंसीज़ को लेके, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फ्रेंड सबसे बड़ी बात है कि हमें खुद को ही समझाना पड़ेगा और खुद को तैयार करना पड़ेगा उस लेवल के लिए जिस लेवल से हम अदर वैकेंसीज़ में भी अपना योगदान दे सकें और अपना अच्छे से अच्छे रैंक हासिल कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। आपको और भी वैकेंसीज चेकआउट करनी चाहिए। और जैसे कि मुझे अभी सुनने में आया है कि अभी रेलवे में भी वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा बम्पर वैकेंसी दी जाएगी, तो आप उसकी भी तैयारी कीजिए। जैसे कि आपने ये टीचर की तैयारी की तो इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब पढ़ाया है आपने, ठीक है। तो ये तैयारी आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आगे अभी और वैकेंसीज आएगी जिसमें कि ये काम आ सकता है। बट रुकना नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपने तैयारी स्टार्ट किया है तो रुकिए मत। और बिहार एसएससी का भी सुनने में आया है कि 10+2 वाली भी वैकेंसी आएगी, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बीएड वालों के लिए कि अगर आपको टीचर ही बनना है तो एस्टेट की तैयारी कीजिए अच्छे से। एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं होंगे एलिजिबल, क्योंकि एमए मांगता है उसमें, ठीक है। जैसे कि मैं भी नहीं हूँ, अभी मुझे एमए करना है, तो एमए भी आप लोग कीजिए अपनी तरफ से ना। क्वालिफ़िकेशन जो होता है ना वो आप कंप्लीट रखिए, ताकि बाद में उसको लेके कोई इश्यूज़ ना हो। और ऑलरेडी हमने इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया है फ्रेंड्स, तो अब अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जो होगा वो तो होना ही है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं फ्रेंड्स। तो
जो भी है एस्टेट की तैयारी कीजिए। और रही बात सीटेट की, तो सीटेट में भी पेपर 2 के लिए अगर इस बार किसी बीएड वालों का एग्ज़ाम है ना सीटेट का, तो पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अब पीआरटी में तो हम लोग शामिल होंगे नहीं, तो फिर उसमें हम टाइम क्यों लगाए अपना। इसलिए सेकेंड पेपर पे ज़्यादा ध्यान दें और एस्टेट पे, ठीक है। फिर झारखंड एसएससी का जो है उस पर भी अगर आप लोगों ने फॉर्म भर रखा है तो उस पर भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं। और रेलवे में वैकेंसी आएगी, DSSB की वैकेंसी आएगी, उन सब को प्रॉपर आप तैयारी में अभी से जुट जाइए, ताकि कोई भी वैकेंसी आए ना तो उसमें अपन पॉइंटों में भी कसर ना रहे कि हम रह गए, ऐसा बिल्कुल भी ना हो फ्रेंड्स। तो ये चीज़ को हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी का काम तो सरकार ही करेगी, जो करना है उनको ही करना है। तो अपने तरफ से जो मेहनत करने का काम है वो हम 100% कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अभी जो भी हालात चल रहे हैं ना बीपीएससी टीचर को लेके, उससे तो मुझे एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि हमें जो अपनी तैयारी है ना वो ऑलराउंडर करनी चाहिए, ना कि सिर्फ टीचर को लेके, ना कि सिर्फ एसएससी को लेके, ठीक है। अगर हम ऑलराउंडर तैयारी करते हैं तो अपना है ना सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, और वो सिलेबस अभी से ही आप धीरे धीरे कंप्लीट करने पे शुरू कर दीजिए। जो भी कमी रह गई थी वो आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है, ताकि अभी देखिए जितनी भी वैकेंसी आएगी उसमें आप अप्लाई कर सकें, उसमें आपकी नौकरी लगे। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब भी लेना है ना, तो सबसे अच्छी बात होती है कि सिलेबस पे पकड़ बनानी ज़रूरी है। इस चीज़ पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो ऑलराउंडर तैयारी होनी चाहिए। मैथ और रीजनिंग जो कि है ना अब इसमें शामिल कर दिया गया है, तो वो अपना पूछेगा ही पूछेगा। तो जिसका भी मैथ वीक है वो अभी से ही इस चीज़ पे ध्यान दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी, और यही सारी चीज़ें हमें आगे लेके जाएगी फ्रेंड्स। तो यही है। और बाकी तो मैं भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुकी हूँ, लेकिन सही बताऊँ तो मुझे खुद ही समझाना पड़ता है, क्योंकि मुझे मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए मैंने, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस किया है, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है ना कि अगर मैंने ठान लिया है कि मुझे कुछ करना है तो बस करना है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी आप लोगों को पता होगा कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक बेबी भी है, उसको संभालते हुए मुझे तैयारी करनी है। और मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेके कि मैं जिस तरह से पढ़ाई करती हूँ, जिस डेडिकेट होकर पढ़ाई करती हूँ, जिस तरह से अपने सिलेबस को कंप्लीट किया है मैंने, उस हिसाब से मेरी जॉब ज़रूर लगेगी। बस अब वेट करना है नेक्स्ट वैकेंसीज़ की। और ऐसी बात नहीं है कि वैकेंसीज़ नहीं देंगे सरकार, ठीक है। अगर उनको चुनाव जीतना है ना तो वैकेंसी आएगी, और हमें उसके लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए आप भी पहले से तैयार रहिए, ताकि उस टाइम आपको कोई कमी ना लगे अपनी पढ़ाई में, अपने आप में। और हाँ फ्रेंड्स, कई लोगों का ये मानना है कि उनका ओवर एज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, टीचिंग लाइन में जो है एज जो दिया है वो 40 साल तक है, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अभी अगर आप लोगों की एज है तो आप लोग टीचर में अपना पूरा तैयारी दीजिए टीचिंग लाइन में, ठीक है। और अगर नहीं है तो दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कीजिए, ताकि उसमें लग जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हमें बहुत आगे लेके जाएगी, छोटी छोटी चीज़ें, और इन सभी पे ही हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में।